इस जगह जहाँ हम बैठे हैं वही तारीखी जगह है। यहाँ थे मौलसरी में नौदरा, और कभी किसी ज़माने में यहीं बैठते थे, एक तिपाही और हमेशा एक हाथ में किताब। और ये भी बहुत मशहूर है कि जब सबक याद नहीं होता था, कोई इबारत समझ में नहीं आती, तो तलबा ये आते थे, बैठते थे, और हम लोग भी ऐसा करते थे कई मरतबा। सबकी अपनी अपनी वजूहत होती थी। ये जो पंजुम की दस्तगाह थी मेरी, कौन सी आपकी दरसगाह थी? कोने वाली, कोने वाली। और बीच वाली खिशम की दस्तगाह थी। तो बड़ी यादें हैं, और बहुत सारी खसूसियात हैं ज़िले की। अपनी रूहानी खसूसियात तो ही इस पर आप जिक्र करेंगे। ये जो अभी कालीन दिख रहे हैं, हाँ। पहले एक मोटी दरी होती थी। अच्छा। यानी अगर आप इसमें सो गए तो यहाँ पे छाप पड़ जाता था। फिर भी एक और तिपाही होती थी लकड़ी की, हमेशा किताब लेके आते थे। और पूरे दारुल में एक ही जगह थी जहाँ पर पंखा चलता, लाइट जाने के बाद। मतलब लाइट जाने के बाद आमतौर पे सिर्फ लाइट जलती है ना बिल्डिंगों में, लेकिन यहाँ पंखा चलता था। तो अक्सर यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। कुछ बच्चे वो थे जो बड़े नफासत की जिंदगी में थी और बहुत सूफियानापन था, तो वो लोग यहाँ क़यादत से पढ़ने आते कि सबक याद हो जाएगा। और हमारा मसला था कि भाई दरसगाह यही है, सारे मिलने जुलने वाले यही, तो बस ऐसे पढ़े रहते थे। बड़ा वो समझिए अचानक से यहाँ बैठकर 12-13 साल पुराना ही जिंदगी का। कितने साल रहे आप दारुल में? तकरीबन 8 साल समझ लीजिए, 1 साल। 8 साल? हाँ। कब आए थे? मैं आया था अराउंड 2002 में। फिर 1 साल हमारा जो है ये इखराज हो गया। हाँ, किस बात के लिए? तो क्या शरारत की थी आपने? शरारत तो नहीं, उसके अटेंडेंस जो है उस टाइम वहाँ अरशद अली साहब जो है बड़े सख्त होते थे। तो मेरा बकरीद शशमाही से पहले अटेंडेंस मुकम्मल नहीं हुआ। नाज़िम तालीमात मौलाना अरशद मदनी थे आपके ज़माने में। तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी वो, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी। मैं आपको अब कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपकी भी यादें होंगी काफ़ी। मैं चाहता हूँ पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी, और ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ बैठे हैं, ये है जनाब सुहेल अख्तर कासमी। इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, अल जज़ीरा, अल अरबिया और दीगर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के साथ आप वाबस्ता हैं, और इंडिया की जो सही नुमाइंदगी होती है पूरी दुनिया में, तो उसमें सुहेल भाई का नुमाया किरदार है। और हम दोनों की जो ख़ास बात वो ये है कि ये दारुल उलूम देवबंद के फ़ारिग़ हैं साल 2009 के, और मैं 2009 में दारुल उलूम देवबंद में आया था, और 2012 में मेरी फ़राग़त थी, 2014 तक मैं रहा। और जब मैं दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा था और दिल कर रहा था मीडिया में जाना है, तो मैं अपने नौजवान कासमियों में जिनको सबसे ज़्यादा देखता था वो सुहेल भाई, इनकी रिपोर्ट आती थी। और इस वक्त हम लोग देवबंद की सरजमीन पर मौजूद है, दारुल उलूम देवबंद में हैं, और ये जो जगह जहाँ हम बैठे हैं इसको 9 दरा कहा जाता है। 9 दरवाजे हैं और इसकी अपनी एक तारीख़ है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, फ़िलहाल जो यादें हैं यहाँ की उसको बाद। तो आप कुछ बता रहे थे सुहेल भाई। मुझे लगता है पूरे दारुल उलूम में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आपको बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं जिसकी, लेकिन ये जो अहाता है ना, सबसे अहम है ना? सबसे अहम है। और मुझे लगता है कि दारुल उलूम से पढ़ने वाले बच्चों की ज़िंदगी के लिए जी, जिन्होंने सानविया से उलिया तक आए, तो उनको फिर एक रब्त जो है, सानविया में आपको सख्ती होती है, इस तरीके से आप घूम नहीं सकते। उलिया में जैसे आते हैं आप इधर ही आते हैं, पूरी आज़ादी मिल जाती है। जैसे आप स्कूल से कॉलेज में आ गया, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चले गए। उसके बाद होता है कि उलिया में आते ही आपको ना एक मैच्योरिटी का एहसास होता है। फिर आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, लिखने पढ़ने की, आप और भी थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप उलिया में आते हैं तो जो असातिज़ा होते हैं वो आपको दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं। वो सबक याद करने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाते, समझाते हैं। तो पंजुम की दरसगाह होती थी वो। तो मेरे लिए इन दरसगाहों में तो बहुत अच्छी यादें हैं, और यहीं तक ज़िंदगी महदूद थी हमारी। लेकिन मुझे याद है कि मुतनब्बी भी दरी पढ़ी हमने, मकामात हरीरी, सबसे मुश्किल किताब, वो पता ही क्या हालात हैं उसके। मुझे भी आज तक अगर पढ़ी तो एग्ज़ाम तो दिया ही होगा हमने, मुझे लगता है कि अभी 2-3 लाइन का तर्जुमा भी कर पाएंगे, वो भी दरी पढ़ी। अब एग्ज़ाम के वक्त में होता है क्या, शशमाही में ज़्यादा मसाइल पेश नहीं आते थे सालाना में यहाँ पे जो बच्चे बहुत ही मशहूर थे बंक मारने में या जिनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी, वो भी बंदा बाज़ाब्ता पाबंदी से मोल से नहीं मिलता। तकरार भी करते थे आप? तकरार की भी अलग कहानी थी। क्या कहानी थी तकरार की? उस जमाने में मुझे पता नहीं कि अभी क्या रिवाज है, हमारे ज़माने में होता था कि जो बहुत शार्प या अच्छा मेहनती बच्चा था, जो पढ़ने में अच्छा, बोलने में अच्छा, वो रिवीजन कराता था
मान लीजिए किताब है अब, तो पहले वो पूरी किताब का रिवीजन होता था। हम लोगों दरसगाहों में आधा घंटा 1 घंटा बैठना मुहाल होता था, लेकिन तकरार में 3-3 घंटा बैठते थे हम लोग। 3-3 घंटे का तकरार। और फिर जब तकरार मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद जो पुराने पर्चे हैं उनको हल किया था। तो वो करने के बाद क्या होता था कि एक कॉन्फिडेंस और एतमाद। शरह देखते थे? मेरा मिजाज शरह देखने का नहीं था, अच्छा। क्योंकि अब शुरू से अब सानविया में पढ़ने का फायदा यही होता है कि आप सानविया में जैसे पढ़ने लगेंगे तो असातिज़ा आपके दिमाग में चीजें घुसा देते कि शरह नहीं देखी, उर्दू शरह तो देखना ही नहीं था। तो मैंने खुद जो है कभी भी उर्दू में कोई पर्चा लिखा नहीं है वैसे। अच्छा, पर्चा भी आप अरबी में लिखते थे? अच्छा, अरबी में लिखने के मिजाज है ना कि अच्छे नंबरात आते हैं, ज्यादा नंबर हमारे आते हैं। जमाने में 50 नंबर मैक्सिमम था जो अरबी में लिखते थे, और जो उर्दू में लिखते थे उनका मैक्सिमम 45 नंबर। सबसे ज्यादा नंबर आपका कब आया, किस साल में? पहले ही साल शशुम माह के सोम पोजिशन, शशुम बोलता हूँ, सोम दरसगाह है, सोम में सोम पोजिशन आ गई हमारी। कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद आपको। वहाँ खिजर कश्मीरी साहब ने कहा जी। पढ़ने वाला लड़का है, और असातिज़ा बहुत मुतमईन नहीं थे मुझसे, लेकिन लोगों ने कहा बस। उसके बाद मेरी पोजीशन कभी नहीं आई, लेकिन बस नंबर 40 42 ऐसे ही रहा। यहाँ आपके जमाने में सबसे अच्छा कौन सा उस्ताद पढ़ा, किनका दर्स ज्यादा मकबूल था? होता है ना किसी लड़के कम जाते, किसी डिपेंड करता था कि आप क्या पढ़ते हैं, आपको पसंद क्या है। मुझे जो ज्यादा दिलचस्पी थी वो अपने दरसगाह से दूसरे के दरसगाह में दिलचस्पी होती थी। मैं जब सानवी में होता था तो अलग अलग तलबा अलग अलग असातिज़ा को पसंद करते। कोई किसी की सख्त मिजाजी थी तो पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था तो उसको पसंद करते। कोई बहुत नरम दिल और अच्छा पढ़ाने वाले। तो हमारे ज़माने में मेरे बड़े अजीज 2 उस्ताद होते थे, मौलाना खिजर कश्मीरी साहब, मौलाना सलमान बिजनौरी साहब, वो भी सानवी के उस्ताद थे। उसके बाद मैं पसंद करता था अच्छा पढ़ाने की वजह से मौलाना मुजम्मिल साहब। बताइए। उसी टाइम मौलाना मुनीर साहब ने ज्वाइन किया था, शायद मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। वहाँ मुनीर साहब का मिजाज थोड़ा सख्त था, और भी काफ़ी। अच्छा, मेरे ज़माने में मौलाना अहमद मरहूम साहब, वही नाजिम इंचार्ज थे सानविया के, बड़ी सख्ती की। तो अच्छी ज़िंदगी थी। उसको जो उलिया में जब आए तो यहाँ पे तो स्टार हमारे एक ही उस्ताद होते थे, मौलाना सईद साहब पालम। अब वो इतने बड़े स्टार या उनकी सितारे की रोशनी के सामने थे तो सभी फीके पड़ जाते। बाकी सादे सब थे, अच्छे थे, मज़ा आता था पढ़ने। जो मुझे बहुत मज़ा नहीं आया था पढ़ने में वो है मिरास की किताब थी, मुझे भूल गया। अरे मिरास पे एक किताब पढ़ाते हैं ना यहाँ पे जी, तो वो किताब पढ़ते तो मुझे मज़ा नहीं आता था क्योंकि उसमें हिसाब किताब सिराज शरह कायद भी मुझे इतनी दिलचस्पी से पढ़ी नहीं है। मैंने दिलचस्पी से पढ़ी है मकामात हरीरी, कहानियों में दिलचस्पी थी आपकी का, अबू ज़ैद सरोजी की। वो थोड़ा किसी बहाने थोड़ा आदमी कुछ मजाक में कुछ जुमले। क्लासेस में हाजिरी कितनी देते थे आप? मेरी हाजिरी इतनी होती थी कि बस मैं इम्तिहान में बैठ जाऊं, खाना बंद ना हो सके। खाना कभी बंद हुआ आपका? बहुत। किस लिए बंद हुआ खाना? हाजिरी की वजह से। हाँ, कभी नमाज में ताखीर। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि मुआशर मुंदी साहब ने कहीं पकड़ लिया मुझे और आईडी कार्ड ले लिया। अच्छा। अब उसके बाद बोला कि डेली फजर में मिलो मुझसे। कहाँ पर बुलाते थे? मस्जिद रशीद में। अब डेली फजर में मिलना, फिर वो हाजिरी कार्ड दे। अच्छा, दारुल उलूम का खाना भी बड़ा मशहूर है, बिरयानी भी मिलती थी हफ्ते में 3 दिन, अब तो 4 दिन मिलने लगी है महीने में। और तो आपको बिरयानी ज्यादा पसंद थी या वो रात में जो गोश्त? हमारे जमाने में जो है ना बिरयानी और तहरी वो मिलते थे एक एक करके, एक हफ्ते में बिरयानी खाते थे। कभी कभी 15 नहीं है, हफ्ते में नहीं मिलती था वो बिरयानी, 15 दिन पे एक बार तहरी एक बार बिरयानी। तो बिरयानी ज्यादा मुझे पसंद थी, सादा बिरयानी। मुरादाबादी बिरयानी होती है। तहरी भी ठीक ही लगती थी, लेकिन तहरी बहुत तीखी होती थी। उस टाइम चावल मिलता नहीं था दोपहर में खाने को। बिरयानी कभी बेचा आपने अपना? बहुत। खुराक कितने के बेचा था? बिरयानी कभी नहीं बेचा है मैंने, खाना बेचा है। बिरयानी क्या रेट था आपके जमाने में खुराक का? ख्याल से 6 रुपए होगा। 6 रुपए? हाँ। तो 4 रुपए में बेच। तो फिर अपना बना के खाते थे? क्या करते थे? देखिए होता यह था कि जुमरात के दिन जी खुराक बेचने वाले बहुत होते थे। आइए थोड़ा बात करते खड़े। तो जुमरात के दिन खुराक बेचने वाले थे, जी जी, वो बहुत होते थे। वालेकुम अब अस्सलाम। मान लीजिए कि अच्छा चल ले लेंगे फोटो ना, कुछ देर सब्र कीजिए। अच्छा ठीक, आप लेते रहे, फोटो लीजिए। और हाँ, जुमरात के दिन सबको खाना बनाना था, हाँ तो अब खुराक बेच लिया उन्होंने जी। उस दिन सस्ते में बेचना पड़ता था। अच्छा। और आम दिनों में महंगे मिलता था क्योंकि कम बेचने वाले लोग होते थे। फिर आप शनिचर को, इतवार को, सोमवार को, मंगल को पढ़ाइए, आप
तो आप खाना कब बनाइएगा? तो बेच नहीं सकते। लेकिन जुमरात को आपकी पढ़ाई होती नहीं थी तो आप बेच सकते। आपने ये सब काम किया ही होगा, जाहिर सी बात है। नहीं, 2009 की। आप क्या कर रहे हैं? इफ्ता में है, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। हाँ, ये 2009 के फारिग हैं, मैं 2012 का हूँ इस वक्त। सुनते हो जाने अरे बहुत शुक्रिया। एक साहब ने आपका फोटो डाला था, पता चला आप हैं यहाँ पे, देवबंद में आए हुए हैं शायद न्यूज़ कवर करने के लिए। जी जी, जो आज का प्रोग्राम था। सुहेल भाई, ये जो देख रहे हैं, जो पर्चे है ना, आपको चारों तरफ नजर आ रहे होंगे। मैंने तो इन पर्चों में बहुत आर्टिकल लिखा है, मैंने लिखना सीखा है इन सब से। और इधर एक आईना याम है, उसका मैं एडिटर हूँ अल बयान का। आप किस पर्चा में लिखते थे? आपने कभी इन सबसे सबसे पहले मैं दिखाई आपके अपनी? व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ हाँ हाँ कि जो दरख्त के आसपास जो पर्चे दिख रहे हैं, जी, ये वही पर्चे हैं, ये वही तजर्बागाह है जहाँ से लिख लिख के लोग अदीब बनते हैं, कलमकार बनते हैं, किताबों को मुसन्निफ बनते हैं। आप उलमाए देवबंद की बहुत किताबें देखते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि देवबंद के जो उलमा हैं उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं और कितनी किताबें कहीं लिखी जाती हैं। नो डाउट। अरबी और फारसी के बाद मजहब इस्लाम का जो सबसे बड़ा सरमाया है वो उर्दू जुबान में है, और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे उलमाए देवबंद का है। हर मौजू पर, हर सब्जेक्ट पर उन्होंने किताबें लिखी हुई है। तो ये यही दीवार में ये सिर्फ ये नहीं है कि मुझे लगता है कम से कम यहाँ तो 200-250 पर्चे निकलते हैं। हाँ, नहीं, मैं बताऊं, मतलब आप भी जानते हैं कि दारुल देवबंद में अंजुमन का एक निज़ाम है और कोई मुश्तरका अंजुमन नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों के तलबा की अपनी अंजुमन होती है। तो बिहार वालों की अंजुमन, यूपी वालों की अलग अंजुमन, उड़ीसा, बल्कि ज़िला वाइज है। तो जो यूपी बिहार वाला के तलबा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बिहार में हर ज़िला की एक अंजुमन है, कहीं 2-3 ज़िला की मिलाकर के एक अंजुमन है, यूपी में भी हर ज़िला की एक अंजुमन है, आसाम वालों की अंजुमन है। उसके अलावा जैसे एक मदनी दारुल मुताला है, तो ये तमाम लोगों के लिए, मतलब इसमें बगैर इलाकायत की तफरीक के दारुल देवबंद के तमाम तलबा हिस्सा लेते हैं और सालाना उनका प्रोग्राम होता है। उनका जो पर्चा है ना, अल बलाग, उर्दू में भी निकलता है और अरबी में भी निकलता है। सुहेल भाई करीब आइए, और बड़ा पॉपुलर है ये। अभी उन्होंने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ, मौलाना अमीर मुत्तकी खान का, तो ये स्पेशल नंबर इन्होंने निकाला, अरबी में, ये उर्दू में। और एक और अंजुमन बहुत मशहूर है यहाँ, जिसको सज्जाद लाइब्रेरी कहा जाता है। उसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड के तलबा शामिल हैं और उनका पर्चा निकलता है उर्दू में अल बयान, और इधर अल फजीला, और उधर उनका भी वीकली निकलता है, जो हर हफ्ता खबरों के लोग तज्जिया पेश करते हैं। ज़िला वालों की अलग अलग वो अंजुमन है, उनके अपने पर्चे होते हैं और लिखना यहाँ से लोग सीखते हैं। और देखेंगे दारुल देवबंद में लगातार इस तरह के पर्चे लटके हुए हैं। तो आप किस में लिखते थे? देखिए, अल बयान का मैं भी एडिटर रहा हूँ। अब माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। पहले हमारे ज़माने में फारूक आजिज खगड़ियावी साहब होते थे। या उनकी कोई किताब भी है तकरीर की, एक शायद किताब लिखी है उन्होंने, और हमसे ठीक पहले मुक़र्रिरीन हज़ार बड़े गुजरे हैं। किताब का मुझे याद है, सदा के नाम से, सदाए दिल या सदाए तकरीर, कुछ तो कहते हैं सदा आखिर, कुछ ऐसे करते हैं खिताब आखिर। हाँ, वो किताब वगैरह, उनसे हमारे सीनियर होते थे, वो भी इसके एडिटर थे। तो मैं पहले लिखा, और आप सोचिए आसान काम नहीं है हमारे जमाने में। अब तो कंप्यूटर आसान, पहले हाथ से लिखा जाता था ना, हैंड राइटिंग। हाथ से हमने सिर्फ आईना याम लिखा है। अच्छा, हमारे जमाने में कंप्यूटराइज आ चुका था। तो आपके जमाने में हाथ से लिखा जाता था, ऐसा कुछ? नहीं, होता ये था कि हम आईना याम हाथ से लिख करते थे, और ये जो पर्चा था ये हम टाइप करवाते थे। तो मज़ामीन के इंतखाब, उसके बाद फिर उसको टाइप करवाना, पहले साफ दरी में लिखाना, फिर टाइप करवाना, फिर दोबारा, तो एक मुसलसल एक काम होता था। और इसमें कई सारे साथी होते थे हमारे, खास तौर पर जो तखस्सुस के होते थे साथी, वो होते थे। मोइनुद्दीन साहब तो उससे भी हमारे इंचार्ज थे। हाँ, और जो पहले सरपरस्त होते थे मोहम्मद आलम खलील अमीनी साहब, है ना? उनसे मौलाना अशरफ अब्बास साहब है। उनसे पहले सरपरस्त होते थे हमारे मुफ्ती ज़फीरुद्दीन मुफ्ताही साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, जिम्मेदार थे हमारे। और एक बात बताऊं मैं, आईना याम जो है, हाँ, ये हाथ से तो लिखते थे हम लोग जी, लेकिन आईना याम में हमारी दिलचस्पी जो थी वो आर्टिकल लिखने की नहीं थी, कुछ दिलचस्प चीजें। तो हमारे जमाने में जो देवबंद की जो छोटी छोटी खबरें होती थी, मान लीजिए कि किताबों का कोई इनाम होगा, या कुछ असातिज़ा घर चले गए हैं, वतन से आने वाले हैं, या वतन चले गए हैं, छुट्टी हो गई है, तो इस तरह की चीजें डालते थे। कभी कभी दिलचस्प खबरें भी डाल देते थे, वीकली राउंड अप जो कुछ हो रहा है। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, मदनी दारुल मुताला और बज़्म सज्जाद दोनों एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन था। मदनी दारुल मुताला साइज के हिसाब से और रिसोर्सेज के हिसाब से बड़ा दारुल मुताला, बिल्कुल, और उनका जो
सालाना मुकाबला और तहरीर का, उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। बज़्म सज्जाद भी मुकाबला ज़्यादा, उनके पास इतना बजट था नहीं, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है बायसनेस हो हमारा, मुझे लगता था बज़्म सज्जाद में और जो बयान लिखता है, हम जो आयनायाम लिखते हैं, उसमें ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है या ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती थी। ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, गर्मी हो, बिल्कुल। मौसम हो, यहाँ हमने जनाजे भी देखे हैं और जनाजा की नमाज तो यही होती है ना, जी, जब भी जी, किसी का जनाजे की आता है नमाज तो। की है। और आप बताऊं मैं आपको, ये जो दीवार है, दीवार नहीं बल्कि ये जो दाखला, बाबू दाखला है, हाँ, तो बाब कासिम। बाब कासिम, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे एक साथी होते थे, वो टॉपर थे। हाँ हाँ। तो मान कभी थक गए तो उनके यहाँ आराम कर लिया। बड़ी प्यारी जिंदगी थी। इधर मतबख है, इधर मतलब है, इस दरवाजे के ऊपर वो है ना, एहतमाम, दारुल एहतमाम मोहतिम जी। साहब जहाँ बैठते हैं। बहुत ऊपर कम नाज़िम इत्तेफाक होता था कि हम तालीमात जाते है। थे बिल्कुल। मोहतमिम साहब के यहाँ, लेकिन हमें जो खौफ था यहाँ जाने में, वो था तालीमात ना जाओ बस। अच्छा। और वहाँ एक मुंशी होते थे, उनका नाम भूल गया मुंशी हूँ। असद साहब। मुंशी साहब इतना नेक दिल, अभी भी होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, अभी वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। इतने नेक दिल शरीफ कि वो आदमी जितना भी बड़ा मसला हो, इतने प्यार से आपको बताएंगे चीजें, हल कर देते ऐसा तो हल हो जाएगा। लेकिन वो उनके पीछे जो बैठते थे अरशद मुनी साहब, वो बड़ा वो खतरा बड़े डेंजरस होते थे ना। नहीं होता, खतरा एक शक्ल तालिब इल्म थे वो, हमारे उस्ताद से जाहिर सी बात तरबियत का हिस्सा था। और वहाँ पे एक होता था मकतबा, तर्जुमान दारुल का ऑफिस। हाँ, जहाँ से महानामा निकलता है। शशुम पंजुम से मैंने महानामा दारुल में लिखना शुरू किया था। कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 मज़ामिन लिखे महानामा दारुल के लिए। तो वो अभी तो वेबसाइट में देखता हूँ, दारुल देवबंद के वेबसाइट में, उसमें जो अहम फारिगीन है फजला दारुल, उनके मज़ामिन का इंतखाब जमा है, उसमें 4-5 मज़ामिन हैं मेरे, मुझे खुशी होती है। और उधर मौलाना गुलाम खाली अमीन साहब पढ़ाते थे, तो इधर से हमेशा आते थे। हमने हमेशा मौलाना गुलाम साहब देखा आते हुए, पैरों में तकलीफ होती थी तो बहुत धीरे धीरे आते थे। और बहुत, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, वो ऊपर से एक शेरवानी पहन के आते थे। शदीद गर्मी में जब हालात खराब हैं तब भी शेरवानी पहन के आते थे। हाँ, बाज़ाब, पहचान थी उनकी, है ना। जी, जी। जितनी गर्मी हो सर्दी हो, शेरवानी पहन के वो आ रहे हैं। सही बात है। और अदब वाले तलबा, मतलब अरबी अदब में उनका एक मकाम था। देखिए ये जो जगह है, इस अच्छा, दारुल में- आप बड़ी अच्छी अरबी लिखते हैं, उर्दू, मतलब आप ऐसे जर्नलिस्ट हैं ना कि आप उर्दू में भी स्टोरी करते हैं, अरबी में भी करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। तो अरबी उर्दू आपने कहाँ से सीखा इतनी अच्छी? मतलब ये अरबी अलग होती है और सहाफत वाली अरबी अलग होती है। देखिए अलबलाग है, जैसे मान लीजिए हाँ हाँ ये जो लिख रहे हैं अपनी सलाहियत में सबसे बेहतर लिख रहे हैं। जी, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोई आसानी से इतना भी लिख पाए। हम्म आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हम्म, गूगल ट्रांसलेशन अवेलेबल है, फिर भी ये बच्चे सब अपनी सलाहियत मुताबिक लिख रहे हैं, सही। बेहतरीन लिख रहे हैं। हम्म, और कितनी तेजी से लिखा आपने। हाँ। अभी मान लीजिए अफगानिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो आए हैं, उनको अगर इंडिया में आए हुए हलचल में तो 3-4 दिन, इनको ये 3-4 दिन ही पता चला होगा। सही है। इनके पास आइडियाज भाई, इन्होंने इतना लिख दिया। हम्म, तो देखिए यहाँ पे जमीन और वो पानी और मिट्टी है कि आप सब बन सकते हैं, चुनते क्या आप। अब मान लीजिए कि हमारे जमाने में एक इकरा पर्चा निकलता था, अब नए कदीम वाले शायद निकालते थे। अच्छा। तो यहाँ पे आया तो हम लोग उसको बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। हमें लगता था कि भाई एक अखबार में जुमला है, उसका उर्दू तर्जुमा ये है, तो वो बहुत फैसिनेट करता था। तो वो पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद शौक हो गया। उर्दू भी बहुत मुताला अच्छा, यहाँ शोबे कंप्यूटर आपके ज़माने में था? जी जी था। कंप्यूटर सिखाया जाता है उधर है। और उसकी बहुत फैसिनेशन होती थी। हमें लगता था कि भाई पढ़ के यहाँ कंप्यूटर सीखेंगे, उसके बाद हम लोग किसी ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। तो मौका ही नहीं मिला हमें सीखने पढ़ने का। लेकिन वो अंग्रेजी का शोबा भी हमारे ज़माने में। अच्छा, मैं आप सबको बताऊं कि ये जो तारीख क्या है, हमारे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये दारुल उलूम देवबंद की सबसे पुरानी और मरकज़ी इमारत है। और मीडिया में या गूगल पर सबसे ज़्यादा जो दारुल उलूम की तस्वीर आती है, जिसको आइकॉनिक फ़ोटो बोलते हैं, तो वो यही बिल्डिंग है। और इसका जो सामने वाला हिस्सा है, चूँकि मैं इधर नौदरा में, और 9 दरवाजे, और इसकी तारीख है कि दारुल उलूम देवबंद के अहम जिम्मेदारों में और फाउंडर में से एक थे मौलाना याकूब नानोतवी। तो एक्चुअली क्या था कि दारुल उलूम देवबंद तो पहले कहीं और कायम हुआ था। मशहूर है कि एक अनार का दरख्त था और वहाँ मौलाना महमूद हसन देवबंदी और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन बैठे। तो उस्ताद का भी नाम भी महमूद और शागिर्द का नाम भी महमूद, और यहीं पर एक मस्जिद छत्ता है, वहीं बुनियाद पड़ी थी अनार के दरख्त के नीचे। फिर जब ये ख्याल आया कि एक इमारत बननी चाहिए, तो इमारत की बुनियाद कहाँ पर डालनी है, कहाँ पर संग बुनियाद रखी जाए, फैसला करना मुश्किल था। सारे लोग हैरान थे। तब मौलाना याकूब नानोतवी ने ख्वाब देखा कि एक जगह है
जहाँ पर 9 निशान पड़े हुए हैं, तो वहीं पर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई और 9 दरवाजे बनाए गए और एक तरह से बताया गया कि उनको ख्वाब में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कहाँ बुनियाद रखनी, इसलिए दारुल उलूम देवबंद को इल्हामी अदारा माना जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक कुआं है, उसकी भी तारीख जुड़ी है। इस कुआं की तारीख और इस कुएं की तारीख क्या है, अभी बंद है, हालांकि पानी अभी भी निकलता है। दारुल उलूम देवबंद के अकाबरीन में से एक थे मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, तो उन्होंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और इस कुएं से दूध निकाल कर वो तकसीम कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो जब ये ख्वाब उन्होंने बयान किया तो उसकी ये ताबीर सामने आई कि दारुल उलूम देवबंद में जितने तलबा पढ़ेंगे उन तमाम को दूध पिलाया गया और वो एक तरह से दारुल उलूम देवबंद के वो तलबा बनेंगे कि ये ख्वाब है और इस तरह की उसकी ताबीर की गई। आपके ज़माने में क्या इस कुएं की अहमियत थी या किस तरह का? देखिए, हमारे ज़माने में गेस्ट बहुत आते थे, विजिटर्स, मेहमान, और बहुत फ्री मूवमेंट था यहाँ। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि कोई आ नहीं सकता, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं ना, पॉलिटिकली इतना वोलेटाइल सिचुएशन है। दारुल उलूम देवबंद एक बहुत सेंटर पॉइंट पे है। पहले ज़माने में गेस्ट आते तो गेस्ट बड़े अकीदत से यहाँ पीते थे। मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। हम यहाँ पे दर्स निज़ामी पढ़ रहे, बगल में क़िरात के दर्स गाह हैं। उस टाइम क़िरात कारी जो बच्चे होते थे ना, हर जगह बैठ के क़िरात प्रैक्टिस करते रहते, तो हमें बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ज़ोर से पढ़ते तो हमें ज़हमत होती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें लगा कि क्या कर रहे हो, हम लोग हमेशा आते कि क़िरात के बच्चे यहाँ चले। अच्छा, अब एहसास होता है कि क़िरात के बच्चे जो अल्लाह रसूल की, तो हम वहाँ बंद करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह, क़ाला हदीस में क्या कहा गया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये क़िरात तो एक तसव्वुर है ना, अल्लाह उसके रसूल की बात और उसकी सदाएं गूंजना, वो परफेक्टली यहाँ फिट बैठता है। मैं वो छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ। इसके पार अभी जो नई इमारत बनी है दार जदीद, हाँ, उससे पहले जो इमारत थी वो कदीम, उसका भी नाम दार जदीद, दार कदीम था। अच्छा, दार कदीम जदीद नाम था उसका। अब बताइए, वो जो इमारत थी ना, वो बड़ा जबरदस्त, वो मुझे छत की ढलाई नहीं थी, उसमें भी ईंटें लगे हुए थे ऐसे, तो मुझे 100 नंबर मिला था। अच्छा, यहाँ क्या ना, इलाका वाइज भी लोगों के रूम होते थे। अच्छा, कि कौन किस एरिया, नंबरात के एतबार से रूम मिलते थे? नंबरात के हिसाब से रूम मिलते थे, लेकिन जदीद और इस बिल्डिंग में नहीं मिलते थे। नंबरात के हिसाब से कुछ चुनिंदा रूम, जैसे मान लीजिए जिस रूम में 10 बच्चे रहने, उसमें क्या नंबर के साथ। हाँ, नहीं तो जो सिंगल रूम यहाँ बहुत सारे बने हुए नीचे सिंगल रूम बाबू ज़ाहिर में, यहाँ पे मतबख में, इधर बहुत सारे टॉप नंबर लाइए, बेस्ट रूम मिलेगा। मुझे लगता है सबसे बेस्ट रूम इसी में एरिया में मिलता है। हाँ, जो सिंगल रूम, सिंगल रूम सीटर है और ठंडा। उसके बाबू ज़ाहिर में रवाक़ खालिद होता था हमारे ज़माने, पता नहीं अभी। हाँ, अभी भी है रवाक़ खालिद भी 2 पार्ट में, एक पुराना एक नया, फैंसी एकोमोडेशन में आता था वो। जो बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं उनको मिलता था। अक्सर मैं भी ज़्यादा रवाक़ खालिद, हमारे दोस्त होते थे पढ़ने लिखने वाले, तो कभी नहाने चले गए। वालेकुम अस्सलाम। तो दार जदीद की बात बताता हूँ मैं आपको, जिस जगह हम रहते थे 100 नंबर में, शुरुआत में आए तो रहने लगे थे, तब तक शायद मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली थी, तो मैं इजाफी, आपको मैं बताना भूल गया, अगला होता था इजाफी शख्स जो है, हम किसी रूम में हैं, इजाफी हैं। तो अब उसमें क्या आपको नहीं मिलेगा, आपको लॉक करके जो मिलता है, अलमारी मिलता है, वो नहीं मिलेगा। अच्छा, वो नहीं मिलेगा, है ना, वो जो फैसिलिटी होती है। तो रोटी अपने डब्बा में, चावल लाना, शोरबा लाना, रोटी लाना, और फिर उसमें कुछ जुगाड़ लगाना, प्याज के तड़के लगाना, सब बैठ के हम लोग वहीं करते थे। गैस खरीद के लाना, तो बड़ा खूबसूरत है। उस ज़माने में मदनी गेट के बाहर बहुत चहल पहल होती थी, और बाब कासिम के बाहर की चहल पहल नहीं थी, अभी भी चहल पहल नहीं होती, बहुत पहले से नहीं है। पहले इधर होता था, इधर का पहले सैदिया होटल फेमस था। उधर एक और चीज, आपने गेट की बात की, दारुल उलूम देवबंद में कुल 4 दरवाजे हैं जो मेन कैंपस है, और इन चारों गेट की खुसूसियत है कि एक गेट से दूसरा गेट नजर आता आमने सामने। तो बाब कासिम है ना, तो इसे बाबू ज़ाहिर नजर आता है, और इधर मदनी गेट से जो बाब मेराज है, और हर गेट पर कोई ना कोई इमारत बनी हुई है। जैसे मदनी गेट है, उसके ऊपर मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब की रिहाइशगाह है। ये जो अच्छा रूम वही है ना, ये जो हमारा बाब कासिम है, जिसके ऊपर दारुल एहतमाम है, और उधर जो वो मेराज गेट है, तो उसके ऊपर भी शायद वो साथ ही रहते हैं। नहीं, एक खत्म नबुव्वत की ऑफिस है, शेखुल हिंद एकेडमी है, जहाँ मजमून निगारी सिखाई जाती है। कह लीजिए दारुल उलूम देवबंद का वो जर्नलिज्म का शोबा है, डिपार्टमेंट है, जहाँ मजमून निगारी सिखाई जाती है। तो ये अहमियत है। और दारुल उलूम देवबंद तो बहुत बड़ा हो चुका है। पहले यही मेन और मरकजी कैंपस इमारत था, अजीमुशान लाइब्रेरी बनी है, जिसमें नीचे दारुल हदीस है, 1200 बच्चे दारुल हदीस शरीफ में पढ़ते हैं, ऊपर ऑडिटोरियम बना है, और लाइब्रेरी अभी इधर से उधर शिफ्ट नहीं हो सकी, लेकिन होना है। मस्जिद रशीद शानदार इमारत है। और किस्सा अच्छा सुनाता हूँ, सुनाइए। याद है,
हमारे जमाने में इतना जमाना पुराना नहीं हमारा, लेकिन तब भी पीछे थे हम लोग। एटीएम का रिवाज शुरू हुआ था तब, लेकिन बच्चों के पास एटीएम होता नहीं था, तो मनी ऑर्डर से पैसे आते थे। अच्छा। एक बहुत ही मोटा सा एक कोई पोस्ट ऑफिस का बंदा था, मुझे लगता है उसकी ड्यूटी ही लगती थी, तो वो इतना मनी ऑर्डर हाथ में लेके आता था, और वो चढ़ नहीं पाता सीढ़ी पर, सेकंड फ्लोर तक उसको चढ़ने की सलाहियत नहीं थी, इतना पेट था उसका। तो वो आवाज लगाता था, 100 नंबर फुला फुला। 100 नंबर फुला फुला। अब सुनिए, आप उसको पैसा देगा आपको, मनी ऑर्डर के नीचे एक 2-4 लाइन घर की तरफ से लिखा आएगा, अच्छे से खर्च करना, मोहब्बत वालिदैन की तरफ से। अब वो बोलता है बख्शिश। अब अगर मेरे पास 500 रुपये आया है, तो मुझे 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये बख्शिश देना क्या है? तो बख्शिश देने का जरूर मुझे अचानक से याद आया कि पूरे घूमते थे, और ये तो वो घूमते थे, घूमने का मिजाज था। फजर की नमाज में हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब उठाने आते थे जी। अरशद मदनी साहब का दबदबा देखिए आप। पहले एक बार कोई ना कोई उठा के चले जाते थे, कोई ना कोई स्टाफ के लोग, उसके अरशद मदनी एक आवाज देते थे, भाई मदनी गेट से और एक यहाँ से, और यकीन मानिए ऐसा लगता जलजला आ गया। किस तरह आवाज लगाते थे जरा सा मुझसे क्या कॉपी कीजिए। अरे वो कमरे के नंबर 100 नंबर फुला फुला, जोर से बोलिए। मिमिक्री नहीं कर सकते। तो अब नहीं, बड़ा मशहूर था उनका कि वो देख के सब भागते अब थे होता था कि मुझे अगर मान लीजिए कोई बंदा सोया हुआ भी है तो जी। अब उठ जाएगा, से आवाज से नहीं। पहले अगर आवाज से नहीं उठा हाँ। तो ठीक, अगर आवाज से नहीं उठाया तो अब लोगों के दौड़ने की आवाज से। अच्छा। अगर पकड़े गए उसने, क्योंकि हजरत मौलाना मेरे ख्याल से नमाज से 5-10 मिनट पहले आता है, उनका कहना था 15 मिनट पहले पहुंचो, वजू बनाओ, तशफ़ी से नमाज पढ़ो। फजर की नमाज में बहुत जोर लगाते थे। फजर की नमाज मेरे ख्याल अगर किसी ने पढ़ ली तो मेरे ख्याल से फिर 4 वक्त की नमाज को क्यों छोड़ेगा। अच्छा सुहेल भाई, दारुल के जो तलबा चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, तिहारी भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, तो आप चाय पीने कहाँ ज्यादा जाते थे? चाय तो हाफिज जी के यहाँ, ये जो हाफिज जी के यहाँ एक मस्जिद मसला है। कदीम के हाँ, साथ। हाफिज जी के यहाँ चाय हम लोग ज्यादा कब पीते थे, जब हम सालाना इम्तिहान थे। अच्छा। ये मेरे बैठने की जगह थी, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ होती थी। ये बहुत एग्जाम के जमाने में ज्यादा भी एक्स्ट्रा भी, एक अभी तो आज एग्जाम छुट्टी के है टाइम तो पे भीड़ तलबा होती कम है। थी कदीम मस्जिद में। हाँ। कदीम मस्जिद में छत खुली हुई थी, अच्छा। तो 9-9:30 बजे के बाद शदीद गर्मी होती थी, तो पंखा चलता था। 12-1 बजे तक चलता था या 11 बजे, मुझे याद नहीं है। तो मौसम ठंडा, तो पीछे से हम लोग चाय वहां से पी लेते थे। अच्छा, दरवाजा खुला रहता था। कोई लॉयल्टी नहीं थी हाफिज जी के यहाँ चाय पीने की। हाफिज जी के यहाँ चाय पीने का निजाम जो था जी। इतना ज्यादा नहीं था। चाय फिर उसको कई दुकानें खुल गई, चाय हम लोग उधर पीछे भी पी लेते थे, वो डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे कोई आजमगढ़ के आए थे साहब, उन्होंने कचौड़ी पूरी बनाते थे, है ना? हम लोगों ने बहुत नाश्ता किया उनके यहाँ जाकर। वो बड़ा था मेरे साथ है, बंद हो गई वो कचौड़ी वाली दुकान। अच्छा, वहाँ मुफ्ती राशिद साहब के वो भाई है ना, रिश्तेदार हैं, वो बंद हो गई। अच्छा वो चले गए, ये दूसरे आए हैं। जी जी, तो ये सब चीजें हैं। जी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। जी। तो ये सब चीजें। अच्छा, आपने कभी वजीफा लिया है यहाँ से? हाँ, अरे लाइन में लग के लेते थे, बहुत मिलता था वजीफा। अल्लाह का शुक्र है। आपको कितना मिलता था वजीफा? यार देखिए, मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके यूट्यूब पसंद है, देखते रहे। जज़ाकल्लाह भाई। मेरे ख्याल से 270 रुपये वजीफा था ना। अल्हम्दुलिल्लाह 70 रुपए वजीफा मिलता था आपको। लेकिन वो वजीफा में मजा नहीं आता था, नंबर अच्छा आने में जो पैसे मिलते थे। नंबर आने पे का पैसा? जी, नंबर आने पे, सॉरी पोजीशन आने पे। हाँ, पोजीशन आने हाँ, पे। पोजीशन आने पे पैसे मिलते थे। और एक और चीज होती थी यहाँ, उसको बोलते हैं किताबों का जलसा। हाँ, वो जो इनामी सालाना जलसा जलसा, बोलते हैं। इनामी जलसा। वो भी बड़ा दिलचस्प होता था। जी। मुझे जब पहली बार किताबें मिली तो मुझे उठाया नहीं जा रहा था भाई, तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा ही काबिल हूँ। फिर जिसने अव्वल पोजीशन लाई तो वो भाई को 5 लोग चाहिए किताबें ले जाने की, इतनी किताबें मिलती थी। और ऊपर से नीचे तक उसका हाँ, तह लग जाता किताबों का है। रिवाज था भाई यहाँ पे। दारुल कुतुब खाने के लोग, दारुल के लोग किताबें भर भर के देते थे इनामी जलसे, तो बड़ा खूबसूरत निज़ाम होता था। आपको 2-3 चीजें और बताता हूँ। जी बताइए क्या है? से नमाज पढ़ने आप जा रहे हाँ, हैं, हाँ। तो ये कदीम मस्जिद के पीछे जी। दरबान में जो बैठते थे, हाँ, हाँ। बड़े ज़ईफ पुराने, और कोई ऐसा वो होता नहीं था निज़ाम। बड़ा अभी जैसे आया हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो उस वक्त का सुहेल है, हाँ। वो कभी यहाँ बैठा है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। उसका लिबास, उसकी बातचीत, उसके सोचने का तरीका। हम लोग उधर बहुत चलते जिंदा हैं, है। सामने वाले हिस्सा में। हाँ। तो एक और चीज बताता हूँ, ये मेरा फेवरेट राहदारी है। अच्छा, ये मैं इधर से आने जाना ज़्यादा पसंद करता था। मुझे थोड़ा सा नहीं इधर ये मुश्किल लगता था मुझे। अच्छा, ये मुश्किल लगता था। इधर क्या लगता था मुश्किल? पता नहीं, अब
अब कहते हैं ना आदत, हाँ तो बस ये था। ऊपर मौलाना अमीनी साहब पढ़ाते थे, वहाँ अमीर अहमद आलम खलील अमीनी साहब की दरसगाह थी है ना। मरहूम। हाँ यहाँ और इस पूरे इलाके में जी जो पढ़ाई मुझे सबसे ज्यादा हम्म, फैसिनेट करती थी वो तखस्सुस इलाका अच्छा और तखस्सुस फिल अदब हदीस। वो थे। और एक और हमारे उस्ताद थे अरबी, हम लोग को मकामात भी पढ़ाई उन्होंने, बहुत बारीक बोलते थे वो, तो नाम भूल गया मैं। ये तो पता ही है आपको, दारुल हदीस। मैं इधर से कभी नहीं आया हूँ। नहीं दारुल हदीस आगे है, Sorry, हाँ, ये अरबी ये- पंजुम की दरसगाह है, यहाँ हाँ। अंजुमन भी लगती थी। जी जी। यहाँ आपको चीज बताऊँ कि दारुल हदीस है, ये पुरानी दारुल हदीस है हमारी है ना। यहाँ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। आपके जमाने में मुफ्ती साहब ही शेख हदीस थे या मौलाना नसीर मौलाना नसीर शेख नसीर खान कर गए खान थे, साहब थे? अच्छा अब्दुल हक साहब बने थे और फिर बीमार पड़ गए। ओ, तो ऑन ऑफ मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी मुफ्ती साहब। सईद साहब ने ना पहले 2-3 सालों में कभी पढ़ाया, कभी किसी ने पढ़ाया, ऐसे करके। हाँ मैं देखिए यहाँ पहली जो सफ है ना, जी जी वो नंबर से वो अलॉट होती है पदार्थ, लेकिन वो जिसको अलॉट हमें क्या लेना है। तर्जमान का एक वो रहता था। वो अपना है, तो हमारा तर्जमान हमारे लोग, फिर हमारी सीट वो पीछे हो गई, हम 2-4 लोग थे, हमें दो पाली इबारत खानी करते थे आप? इबादत खाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो अपना वो अलग ब्रीड है इबादत पढ़ने वालों की। इबादत पढ़ने का भी कभी इबादत खाने ज्यादा की नहीं है मैंने। शशुम पंजुम में आप इबादत खाने कर लिए कोई मसला नहीं है, यहाँ तो माइक से इबादत खाने हाँ माइक से इबारत होती है और ना, ये गलती अगर हो गई तो और एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और एक और है, ये जो है बहुत तारीखी जगह है, सारे प्रोग्राम यही हुए, सारे पुराने तकरीर ना? मैंने यही सीखी, निजामत मैंने यही किया, तो बड़ा अच्छा निजाम था। और बड़े बड़े उलमा ने यहाँ और मुनाजरा, अरे हदीस शरीफ मुनाजरा से- आपको हाँ, पता है? मुनाजरा भी इसमें होता है अल्लाह, जो मुनाजरा जानवे बहुत तलम्मुस तय किया ना यहाँ सारे उलमा ने और अकाबिरीन ने। इस दरसगाह में मैंने भी पढ़ी, ये शशुम की दरसगाह थी, अरबी शशुम की, और मेरा जो सफर शुरू हुआ था यहीं से हुआ था, हिदायत शरीफ और जितनी किताबें हैं अरबी शशुम में। यहाँ इस पास ना कुछ मुनाजरे के भी और उस साइड में हाँ। मुनाजरे का शोबा था। और ये तो आप देख ही रहे हैं। सबसे अच्छी चीज पता है क्या हुई यहाँ पे, क्या? कि इन्होंने दरवाजों को नहीं तोड़ा है। नहीं तोड़ा मुझे है लगता है ना? कुछ ऐसा निजाम बनाना चाहिए कि दरवाजे रहें हाँ और इमारत कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो लगता ये है कैंपस तो है कनेक्ट एक तरह से, हाँ। जो उधर वाला है ना वो नहीं कनेक्ट हो सका है। जी जी क्योंकि आप देखिए दारुल उलूम देवबंद बहुत बड़ा हो चुका है, पहले यही इरादा था। ये जो आप दार जदीद कदीम की इमारत थी, अब ये तोड़कर नई इमारत बनी है दार जदीद, और माशाल्लाह अब सीमेंटेड बेड बन गया है, जी, जी। हर तरह की फैसिलिटी है। और उस तरफ एक है शेखुल इस्लाम मंजिल जिसमें काफी कमरे हैं, उसके पहले एक और है आजमी मंजिल, शायद उसका शेखुल हिंद मंजिल नाम है। हाँ। और फिर उससे आगे एक दारुल कुरान है, वहाँ भी तलबा रहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। और ये देखिए मिराज गेट से, गेट बिल्कुल सामने है। और ये दारुल उलूम देवबंद का जो आइकनिक बिल्डिंग है, एकदम सिंबॉलिक इमारत है। यहाँ पे एक फवारा होता था पहले, हाँ शायद वो हटा दिया गया है, ये फवारा था। और जैसे भी हैं इमारतों को देख कर अंदाजा लगता है सफाई और बागीचा। ये देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, सबकी अपनी अपनी खसूसियात है। मौलाना अब्दुल खादिर मदरासी साहब जो हैं, वो भी, उनकी जबान जो है कितनी लच्छेदार होती है, आपको पता बहुत ही है। शानदार। और हम लोग चाहते थे कभी वो खुल जाए, तो जब खुल जाए तो बड़ी दिलचस्प बातें करते थे। अब वो उस आदमी का एक विजन देखिए, टू बिल्ड द कैंपस, कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया। अभी मेरी बात हुई थी सुबह में, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत ही सस्टेनेबल इमारत है, गर्मी ज्यादा ना हो, ठंडी ज्यादा ना हो, पानी का पूरा इंतजाम हो, और कितनी हाइट पे बनाया है, बहुत और खूबसूरत भी है। 300 साल उमूमन कोई भी इमारत बनती है ना, हाँ। तो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो 100 साल की होती है, बट इन तमाम इमारतों की जो वो है लाइफ है वो 300 सालों की है। तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। जो मस्जिद रशीद उन्होंने बनाई है, उनका जो दिमाग है उसमें उन्होंने ताजमहल का नक्शा लिया, हुमायूं के मकबरे का नक्शा लिया। हाँ। तो मिला के हजरत बड़ी खूबसूरत यादें हैं। आके आज मुझे एहसास हो रहा है कि देखिए ये वाली जगह है मेरी। अच्छा आप इधर रहते इसी थे? दरवाजे से नीचे आता था मैं। अच्छा। और बहुत पतली सीढ़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे फवारा जो फव्वारा चलता था। और जो सड़क थी वो तारकोल की बनी हुई थी जी। और आज जो है ये सड़क जो है फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं। किस चीज की? अच्छा तारकोल की तारकोल की सड़क बनी हुई थी है ना। और ये पीछे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, बाबू जो आगे जगह है अब जहाँ पर वो हाँ। कैंपस बन गया है। क्रिकेट खेलते थे मेरे ख्याल से। अगर मान लीजिए एक क्रिकेट ग्राउंड जो भी आम से होता है उसके आधी जगह है, और कम से कम 25 टीम क्रिकेट खेलती थी, 25-30 और सब लोग भयानक खेलने वाले। और किसी को अगर लग गए ना गेंद तो हॉस्पिटलाइज। इनका भी ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने 2-3 साल क्रिकेट खेले
तो मज़ा ही आता था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे बताइए। रमज़ान का जो माहौल है ना, हाँ हाँ, वो बड़ा खुशनुमा होता था। रमजान में रहे आप कभी यहाँ? हाँ, एक बार जब क्या माहौल था रमजान में यहाँ का आपके जमाने मैं में? रमज़ान में तो नहीं आया, लेकिन 20-25 रमज़ान को आया था ना, हम्म, एक तो बेहतरीन खाना मिलता था यहाँ, बहुत जायकेदार चावल और दाल गोश्त और रोटी भी। उसके अलावा इफ्तार का इंतज़ाम होता था हम्म, मस्जिद रशीद में, तो वो एक अच्छा लगता था। और यहाँ पे जो है तरावी वगैरह के बड़ा अच्छा नज़म था, पूरे बहुत रूहानी माहौल होता था। और फिर पूरे रोज़े जी। जो है लोग यहाँ पढ़ाई का माहौल था, क्योंकि उसके ईद के फ़ौरन बाद दाखिले का निज़ाम था। तो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है यहाँ की। और जैसे आज हम लोग यहाँ पे आए, मुझे लगता है आपको भी एक कहते हैं ना एकदम 15 साल पीछे ज़िंदगी दौड़ गई, समझिए। तो एक बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और आपने भी ये बात करके और जो गुफ्तगू आपने शुरू की, तो वो भी एक दिलचस्प गुफ्तगू रही। बिल्कुल, ये दारुल उलूम देवबंद है, मादर इल्मी है और एशिया की अजीम दरसगाह भी है। हसीन यादें यहाँ से जुड़ी है और दारुल उलूम देवबंद का जो फैज़ है पूरी दुनिया में पहुँचा है। एक बड़ा मशहूर शेर है यहाँ के तराने का कि इस काखे फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। और हम जैसे कितने लोगों ने यहाँ से इक्तिसाब फैज़ क्या है, पूरी दुनिया में यहाँ के पैगाम को पहुँचाया है। और आज भी यहाँ आने के बाद एक अलग सुकून महसूस होता है। यहाँ की फ़िज़ाओं में इल्म है, रोशनी है और इसको इल्हामी मदरसा भी कहा जाता है। और इस इदारे की तारीख मौका ब मौका मैं बताता भी रहता हूँ। और आज भी मैंने सुहेल भाई से बातचीत भी की, उनकी यादें क्या हैं, उनके ज़माने की बात क्या है और अब के क्या हालात हैं। और अगर आप दारुल उलूम देवबंद को पहले से जानते हैं तो मुझे बताइए, नहीं जानते तो बताइए। अगर दारुल उलूम देवबंद की तारीख़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी लिखिए। देवबंद एक इल्मी तारीख़ी जगह है। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।